Good morning, students. Student, this is the last chapter of civics, that is law and social justice. Okay? इस लास्ट चैप्टर में देखते हैं कानून के बारे में और सोशल जस्टिस के बारे में. एक अच्छा चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो लेट्स सी अबाउट द कंटेंट्स एंड टॉपिक्स जो कि आज हम कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव द इंट्रोडक्शन. सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको. आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द भोपाल गैस ट्रेजेडी. मीन्स एक दर्दनाक, आप कह सकते हो बहुत ज्यादा ट्रेजिक इंसिडेंट हुई थी भोपाल के अंदर, गैस ट्रेजेडी, जो कि बहुत ज्यादा आप कह सकते हो दर्दनाक मानी जाती है. आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ. एक वर्कर की कीमत क्या होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द सेफ्टी लॉज. क्या जो सेफ्टी लॉज है जो वर्कर्स को बचाने के लिए बनाए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ उसको डिस्कस करेंगे. फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार समय बीतता चला गया और न्यू लॉज हैं वो बने हैं ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो सके. आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी. पब्लिक फैसिलिटी कैसे बनी है, और एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंक्लूड दिस थिंग. सो आपके पास मैं एक सिचुएशन देता हूं. कंसिडर अ सिचुएशन, इट्स अ कॉमन सिचुएशन वेयर द सिचुएशन ऑफ लॉ इज वेरी क्रूशियल, जहां पर लॉ जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. एंड दिस इश्यू इज रिलेटेड टू द वेजेस ऑफ द वर्कर्स. ये जो इश्यू है वो किससे रिलेटेड है, वर्कर्स की वेजेस तक है. अगर मैं इस आधार पे बात करता हूं, अब देखिए वर्कर्स की वेजेस की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें सिचुएशन को जानना है. सिचुएशन को देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टर, प्राइवेट पर्सन और जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जितने भी प्राइवेट पर्सन हैं, उन सब का एक मुख्य उद्देश्य होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एज पॉसिबल एज दे कैन. जितना हो सकता है उतना करें. उनका मेन उद्देश्य होता है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. उनका ये मोर एंड मोर प्रॉफिट करने का, अब इसको अर्न करने का मेन उद्देश्य होता है. और कई बार क्या होता है, ऐसे प्रॉफिट अर्न करने के लिए दे माइट डिनाई द राइट ऑफ द वर्कर्स. जो उनके अंडर काम करते हैं ना वर्कर्स, वो उनके राइट को डिनाई कर देते हैं. ठीक है, सब कुछ समय तो ऐसी हो जाती है कि उनको जो प्रॉपर वेजेस होती है ना वो भी नहीं मिल पाती. सिचुएशन ये क्रिएट हो जाती है. हमारी सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन थी वर्कर्स की वेजेस से रिलेटेड. अब वर्कर्स की वेजेस के ऊपर इंपैक्ट किन से पड़ेगा, वो पड़ेगा इन जहां पर वो काम करते हैं उनके एम्प्लॉयर के से. तो हमने देखा कि एम्प्लॉयर दे आर द प्राइवेट पर्सन. देयर मेन मोटिव इज जस्ट ओनली टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना उनका मेन एम है. तो इस तरीके से समटाइम्स देयर मे बी सिचुएशन इन विच दे डिनाई द राइट ऑफ द वर्कर्स विच आर वर्किंग अंडर देम, जो उनके अंडर काम कर रहे हैं. तो इस तरीके से वहां पर प्रॉब्लम आती है. एंड अंडर द लॉ इट इज एन इलीगल प्रोसेस टू डिनाई वेजेस ऑफ द वर्कर्स. अगर वर्कर्स को वेजेस नहीं मिल रही या प्रॉपर उनको बेनिफिट नहीं मिल रहे, इट मींस इट इज एन इलीगल प्रोसेस. वो एक इलीगल प्रोसेस मानी जाती है. ओके. अब द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ रिगार्डिंग द मिनिमम वेजेस इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट एन एम्प्लॉयर डज नॉट कीप हिज वर्कर अंडरपेड. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट. उन्होंने मिनिमम वेजेस जो है वो डिसाइड किए हैं कि एक वर्कर को कम से कम इतनी वेजेस तो मिलेगी ही मिलेगी, ताकि इन वर्कर्स को बचाया जा सके. याद कीजिए बेगार के समय की बात, बेगार की. बेगार का मतलब है कि जो विदाउट एनी पेमेंट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक राइट बनाया गया है और उस राइट के अकॉर्डिंग, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उस एक्सप्लॉयटेशन के अंदर बेगार को क्या किया गया है, अबोलिश किया गया है. ठीक है. कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि कुछ व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास काम करते हैं बट दैट पर्सन डज नॉट गिव दैट पर्सन एनी सैलरी. वो उसे कोई सैलरी या कोई पेमेंट नहीं प्रोवाइड करता. ठीक है, बेकार सिचुएशन होती है वो. ये पुराने समय में हमारे यहाँ पर थी. तो उस प्रकार की सिचुएशन दोबारा ना हो तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया है. और उस मिनिमम वेजेस एक्ट के आधार पे जो एम्प्लॉयर है उसे उतनी मिनिमम वेज उसको पे करनी पड़ेगी. An employer has to pay an amount equivalent to and sometime more than the minimum wages. एक एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा, कम से कम वो मिनिमम वेज तो देनी ही पड़ेगी, नहीं तो उससे ज्यादा. मींस दोनों सिचुएशन होगी.
वो उससे लेस देन नहीं कर सकता, वो उससे कम नहीं कर सकता। वो मिनिमम वेजेस एक्ट के आधार पे जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है वर्कर्स को बचाने के लिए, वो इसलिए होता है। रीजन क्या है? क्योंकि जितने भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं उनका मेन एम क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट को जितना मैक्सिमाइज करे उतना, ठीक है। और अगर मैं इस मिनिमम वेजेस की बात करता हूं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने एक बार बना दी उसके बाद वो उसे नहीं बनाएगी। गवर्नमेंट उसे रिवाइज करती रहती है। गवर्नमेंट क्या करती है? उसे रिवाइज करती रहती है कुछ सालों के बाद कि भाई आपकी मिनिमम वेज इतनी है, तो ये गवर्नमेंट के अंडर रहती है। तो ये नहीं कि एक बार मान लीजिए कि उन्होंने जो डिसाइड कर दिया वो हमेशा के लिए वही रहेगी। कुछ समय के बाद वो उसे रिवाइज करेगी अकॉर्डिंग टू द, आप देख सकते हो कि पॉवर्टी सिचुएशन को देखकर, या आप कह सकते हो अदर जो सिचुएशंस है उनके आधार पे, तो वो उसको रिवाइज भी कराएगी। अपार्ट फ्रॉम द मिनिमम वेजेस बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्कर्स आल्सो। जस्ट ओनली मिनिमम वेजेस वर्क ये एक्ट नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे अदर थिंग्स भी हैं। And there are also law to protect the right of a consumer and producer of the producers also, and the producer also. कंज्यूमर को भी राइट प्रोवाइड किए गए हैं, प्रोड्यूसर्स के लिए भी राइट दिए गए हैं। These laws are administered in such a manner that the professional relationship between the worker, producer and consumers does not remain exploitative. वो आपस में कोई भी एक दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसी प्रकार से कानून बनाती है। एज ए कंज्यूमर अगर मैं बात करता हूं तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर उसके ऊपर एमआरपी डिसाइड होता है, एमआरपी लिखा होता है। उस एमआरपी से ज्यादा कोई भी मार्केट में नहीं बेच सकता, ठीक है। एमआरपी पर भी आप बार्गेनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आप कह सकते हो गवर्नमेंट जो होती है वो वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट तो बनाती है, इसके अलावा अदर एक्ट भी बनाती है। साथ ही साथ रिलेशनशिप जो कि वर्कर्स का, एक प्रोड्यूसर का और एक कंज्यूमर का आपस में एक्सप्लॉइटेटिव ना हो, आपस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, वो सिचुएशन भी क्रिएट करता है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब मेरा आपके सामने यहां पर एक क्वेश्चन है, जस्ट ओनली फॉर मेकिंग अ लॉ इट इज सफिशिएंट। फिर आपसे यहां पर क्वेश्चन है कि कानून बना दिए गए हैं, जस्ट ओनली गवर्नमेंट हैज मेड द लॉ, गवर्नमेंट ने कानून बना दिए हैं, क्या जस्ट ओनली फॉर मेकिंग लॉ इट इज सफिशिएंट? क्या वो उतना ही सफिशिएंट है या इससे ज्यादा भी कुछ होना चाहिए? तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, आपका आंसर नो होना चाहिए, क्योंकि मेकिंग लॉ इट्स वेरी इजी, और जो रियल है वो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। जितना अगर एक लॉ कितना सफल रहेगा, उसकी सक्सेसफुल डिपेंड किसके ऊपर करती है? उसकी इंप्लीमेंटेशन की सक्सेस के ऊपर। सो द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट दीज लॉज आर इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली एट ईच एंड एवरी लेवल। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ये इंश्योर करना चाहिए कि जो कानून गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो गवर्नमेंट का वो कानून इंप्लीमेंट प्रॉपर मैनर से होने चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करता हूं तो गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर दैट these laws are enforced in a very well manner। ये कानून जो है वो प्रॉपर मैनर से इंप्लीमेंट होने चाहिए। In order to protect the weak section of the workers from the overpowering employers। अगर आप वर्कर्स क्योंकि ये वीक सेक्शन है और एम्प्लॉयर ये पावरफुल सेक्शन है, अगर आपको वर्कर्स को एक्सप्लॉइटेशन से बचाना है तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो लॉज है उनको बनाने के बाद उनको इंप्लीमेंट करना सबसे बड़ी नेसेसिटी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल द ऑफिशियल्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इंस्पेक्ट द वर्क साइट ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करते हैं उस कंपनी की, उस एरिया की, ताकि जो कि सेटिस्फैक्टरी कंडीशंस हैं क्या वो प्रॉपर मैनर से मिल रही है या नहीं मिल रही है, इन सब के लिए इंस्पेक्शन होती है। तभी तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। ईएसआई डिपार्टमेंट होता है जो कि मेडिकल से रिलेटेड बात करता है, पीएफ डिपार्टमेंट होता है जो कि पीएफ से रिलेटेड होता है। क्योंकि अगर मैं पीएफ की बात करता हूं तो जितना पीएफ एक एम्प्लॉय का होता है उतना ही पार्ट एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस तरीके से पीएफ बनता है, प्रोविडेंट फंड जिसे हम बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, दे इंस्पेक्ट रेगुलरली
ऑफ दैट पर्टिकुलर एरियाज, वो उन सब एरियाज को चेक करते हैं कि वर्कर्स को जो टर्म एंड कंडीशन, जो लेबर लॉज हैं या फैक्ट्री एक्ट के आधार पे जो मिलने चाहिए, क्या उनको मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये सारी चीजें होती हैं. In case if a situation if a section of workers are powerless and you can say poor, they fear about losing their future earning also. ठीक है, उनको हमेशा डर रहता है कि उनको जो अर्निंग नहीं मिलेगी, इसलिए वो क्या करते हैं, लो वेजेस को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं. एंड द एम्प्लॉयर हैव एन आइडिया ऑफ दिस फैक्ट, एम्प्लॉयर को इसको बात का पता भी होता है. ठीक है, सो दे पे देयर पुअर वर्कर्स लेस वेजेस which is far less than the minimum wages also, and which was set up by the government of India. ये इस प्रकार की सिचुएशन भी होती है. So therefore it is important that the government enforce law in a very proper manner, in a very well manner. ठीक है, और उसको प्रॉपर इंस्पेक्शन भी होनी चाहिए. सिचुएशन ऐसी भी होती है क्योंकि एम्प्लॉयर पावरफुल होता है और जो एम्प्लॉय होते हैं दे आर पुअर पर्सन, एंड वो हमेशा क्या होते हैं, दे आर द पावरलेस पर्सन. So in order to ensure social justice, the government of India will be able to control all the activities of the individual and as well as the private companies also, by upholding, by making, by enforcing each and every law which is prepared by the which are made by the legislature. गवर्नमेंट उस इन सब चीजों को इंश्योर करती है और इस तरीके से वो सोशल जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करती है. Even the Constitution of India guarantees that many such laws are based on the fundamental rights. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कुछ जो राइट बनाए गए हैं ना, कुछ जो लॉज बनाए गए हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ ऐड कर दिए गए हैं. कैसे, एग्जांपल दे देता हूं आपको. एक आपका राइट है जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन. उस राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंदर कहा गया है कि बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेज लेबर या बेगार आप किसी से नहीं करा सकते, फंडामेंटल राइट में दिए गए हैं. सेकंड, चाइल्ड लेबर, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस. किसी भी कंपनी, किसी भी फैक्ट्री के अंदर 14 ईयर से बिलो कोई भी पर्सन जॉब करता नजर नहीं आएगा. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सब चीजों के लिए क्या किया है, इनको फंडामेंटल राइट के साथ ही जोड़ दिया है और उस आधार पे इन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है. ओके स्टूडेंट्स, सिचुएशन आई थिंक सो आपको क्लियर हो चुकी है. तो पर उसके बावजूद भी थोड़ा सा एक देखने योग्य बात है. एक डेटा 2011 के अंदर जो सेंसस हुआ था उसके अंदर एक डेटा कलेक्ट किया गया है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेटा अराउंड 4 मिलियन किड्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 5 and 14 have been working in a different occupations, and sometimes they are the dangerous one. तो से कई बार क्या होता है, बड़े हजार्डियस थिंग्स होती है, बहुत ज्यादा मिसहैपनिंग होने के चांसेस होते हैं. चाइल्ड लेबर Prohibition and Regulation Act of 1986. It was amended by the Parliament in 2016. Or according to this law, employment of children below the 14-year age, it was banned in all the occupations. हर एक occupations के अंदर इनको खत्म कर दिया गया है. Second thing, similarly, the adolescent it means 14 to 18 year के जो बच्चे होते हैं, they can't be employed in any hazardous process. किसी भी ऐसे ऑक्यूपेशन के अंदर काम नहीं करेंगे जो कि उनके लिए खतरनाक हो सकता है. एंड विद दिस लॉ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एंड द एडोलसेंट हैज बिकम अ कोगिनल यू कैन से ऑफेंस. अगर इस लॉ के आधार पे अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन होगी तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा. अगर कोई भी व्यक्ति इस लॉ को वायलेट करता है तो दैट पर्सन मे बी ही मे बी शी कुड फेस अ जेल, sometimes for 6 months, sometimes for 2 years, and maybe fined for 20,000, for 50,000, and even sometimes both. कई बार दोनों की दोनों दी जा सकती है. ठीक है, ये एक एक्ट बनाया गया है 2016 के अंदर, जो कि चाइल्ड लेबर एक्ट जो था, जो कि 1986 में बना था, 2016 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट की गई और जहां पर डिसाइड किया गया कि 14 to 18 ईयर के जो बच्चे होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, एडोलसेंट्स है, ये व्यक्ति भी ऐसी जगह पर काम नहीं करेंगे, ऐसे एनवायरनमेंट में काम नहीं करेंगे जो कि उनकी हेल्थ के लिए हजार्डियस हो. अगर कोई व्यक्ति इस कानून को तोड़ता है तो ही विल बी पनिश्ड. मे बी जेल हो सकती है और मे बी उसको फाइन देना पड़ सकता है, मे बी दोनों हो सकते हैं. इवन द स्टेट गवर्नमेंट हैव आल्सो बीन आस्क्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कम विद दिस प्लान. सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आप इस प्लान के अंदर हेल्प कीजिए, वो उसके अंदर उनका साथ देंगी, टू रेस्क्यू एंड टू रिहैबिलिटेट ऑफ ऑल दीज चिल्ड्रंस.
which are found in the working of this type of conditions, जो कि इस प्रकार की कंडीशंस में काम करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने यहां पर मैंने ये क्वेश्चन दिया है, वर्कर की एक कंडीशन को दिया है और वर्कर्स के बारे में बात की है। ठीक है, पर बड़े दुख की बात है, देश में कानून बनते हैं, कानून बनने के बाद उन्हें तोड़ा भी जाता है, और कुछ व्यक्तियों की तो पॉलिसी भी यही होती है, कानून बनाए ही जाते हैं तोड़ने के लिए, रूल एंड रेगुलेशन बनाए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। देखते हैं कैसे। भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये इसी चीज का एग्जांपल है, बड़े ध्यान से देखिए। इट इज द वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी, जो कि भोपाल के अंदर हुई थी। भोपाल, इट्स अ कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, एंड नियर अबाउट 35 ईयर्स अगो, उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यूनियन कार्बाइड, यूसी, एक अमेरिकन कंपनी थी। इट हैड अ फैक्ट्री इन द सिटी, मींस भोपाल, इन विच इट प्रोड्यूस पेस्टिसाइड्स, जिसके अंदर वो पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करता था। मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, जो कि एक पॉइजनस गैस मानी जाती है। इट स्टार्टेड लीकिंग ऑन 2 दिसंबर 1984 एट द मिडनाइट फ्रॉम द फैक्ट्री। ठीक है, पेस्टिसाइड बनाए जाते हैं तो वहां पर आप कह सकते हो विभिन्न प्रकार के केमिकल्स एंड इन सब चीजों का यूज किया जाएगा। ठीक है, केमिकल थिंग्स का यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर बात करते हैं वहां पर, क्योंकि आपके पास ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कि ये इंसिडेंट हुई कब थी, ये इंसिडेंट हुई कब थी। सेकंड थिंग आपसे ये पूछा जा सकता है कि उसके अंदर कौन सी गैस जो थी वो लीक हुई थी। ये दोनों बातों में से कोई भी बात पूछी जा सकती है। तो उस आधार पे अगर मैं बात करता हूं तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो थी, वो पॉइजनस गैस जो थी वो वहां पर लीक हुई थी। और 3 दिन के अंदर ऐसा माना गया 8,000 जो पीपल थे दे वर डाइड, नियर अबाउट 8,000 पीपल जो थे वो मारे गए। हंड्रेड्स ऑफ द थाउजेंड्स अपंग हो गए थे। ठीक है, वो व्यक्ति क्या थे, अपंग हो गए थे। यूएस स्टॉप्ड इट्स ऑपरेशन बट लेफ्ट बिहाइंड टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। यूएस ने वहां पर अपना काम करना बंद कर दिया, परंतु उसके बावजूद भी वहां पर टॉक्सिक जो केमिकल्स है वो हजारों, मींस कितने टन जो टॉक्सिक केमिकल्स थे वहां पर बच गए। मैं बात कर रहा हूं 35 ईयर्स बिफोर, 35 साल पहले की बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद वहां पर केस किया गया। पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर दिस, फॉर द जस्टिस, क्योंकि वहां पर उस वक्त तो हो गया, पर उसके जो सिम्टम्स है वो आज तक देखने को मिलते हैं। आज भी वहां पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, आज भी प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। और यूसी की उस पॉइजनस गैस की वजह से जो पीपल पॉइजन हुए थे, दे वर नॉट एबल टू गेट एनी जॉब एनीवेयर, तो उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। मींस ये इफेक्ट तो लगातार चलता गया, 35 साल पहले की बात कर रहा हूं, और आने वाली जो जनरेशन है उनको भी फेस करना पड़ेगा। तो थिंक अबाउट द सिचुएशन, सिचुएशन कितनी गंदी होगी। ऐसे सिचुएशन में कितना क्या करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो पर्सन है वो आते हैं जाते हैं, ठीक है, बट द पीपल आर वेटिंग जस्ट ओनली फॉर जस्टिस। पीपल को जस्ट ओनली जस्टिस की वेट है, अभी तक कोई है नहीं। क्योंकि जिस कंपनी के खिलाफ वो बात कर रहे हैं, कंपनी ने अपनी कंपनी बंद कर दी, एंड इट वाज एन अमेरिकन कंपनी, इट्स अ वेरी पावरफुल कंपनी। To stop any such sort of incident in future, the developers and the business class should make liable by making the strict laws. इसलिए जो बिजनेसमैन है या जो भी कंपनी वहां पर कोई भी कंपनी स्टैब्लिश करेगी, उसे प्रॉपर जो मैनेजमेंट है या प्रॉपर कह सकते हो लेबर लॉज है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, ताकि इस प्रकार की सिचुएशन फ्यूचर में कहीं पर दोबारा से ना हो। सोचिए कि 35 ईयर्स बिफोर, हम उस टाइम की बात करें 35 साल पहले ये सिचुएशन हुई थी, और आज भी वहां पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। इससे पहले हमने, अगर हम बात करते हैं, हमने वाटर वाले चैप्टर को 7th या 8th स्टैंडर्ड में भी डिस्कस किया है, एंड इट इज वेरी प्रीशियस फॉर अस, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पीपल। ओके, इट्स वेरी, यू कैन से, वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी विच took place in Bhopal before 35 years. Okay? तो यहां से इस ट्रेजेडी को देखने के बाद हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ, एक वर्कर की कीमत क्या है। ठीक है, फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया फॉर द चीपर लेबर, या
1990s के बाद ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस बढ़ती चली गई। जब ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मौका मिल गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओपन हो सकती है। इट मींस जितनी भी फॉरेन कंपनीज थी, दे आर स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट इन द डिफरेंट एरियाज। किसी भी कंपनी का मेन उद्देश्य होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय हुक एंड बाय क्रुक। ये मेन एम होता है हर एक कंपनी का। तो इसके लिए क्या किया, उस कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन को डिसेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है, क्योंकि उनको प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना था। आपको एक चैप्टर कराया गया था जहां पर बताया गया था कि एक फैक्ट्री की लोकेशन कहां पर स्टैब्लिश होगी, तो उस लोकेशन के आधार पे हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फॉरेन कंपनी जो होती है, केवल इंडिया में उन्हें चीपर लेबर मिल जाएगी, चीप रेट पर लेबर मिल जाएगी, इसलिए वो क्या करते हैं, वो इंडिया में आकर अपनी थिंग्स को, अपनी कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वेजेस इन द यूएसए फॉर द वर्कर्स, these are higher than the workers of the India. Means India not such a developed country, वो इतनी डेवलप कंट्री नहीं है। तो यही कारण है कि यूएसए जैसा देश, या आप कह सकते हो जितनी भी अदर यूरोपियन कंट्रीज है, वो क्या करती हैं, वो हमारे इंडिया में आकर अपना बेस सेटअप करती है, अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है, यहाँ पर एक एमएनसी कंपनी सेटअप करती है, ठीक है, बिकॉज देयर मेन एम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, इसलिए वो कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। अब फॉर लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क आल्सो। एक तो लोअर पे कर रहे हैं, कंपनी को लॉन्ग वर्किंग आवर पर्सन भी मिल रहे हैं, एंड कॉस्ट कटिंग कैन बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मींस आल्सो। इस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने हैं तो उसके लिए वो दूसरी चीजें भी करते हैं। और कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जो सेफ्टी मेजर्स, या आप कह सकते हो सेफ्टी के लिए जो स्टेप्स उठाने होते हैं, वो उन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। सिचुएशन ये आ जाती है, ठीक है। अब देखिए कि इंडिया जैसे देश के अंदर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और यहां पर वर्कर्स भी बहुत ज्यादा है, और ये वर्कर्स दे आर विलिंग टू वर्क इन एनी कंडीशन बिकॉज दे नीड जस्ट ओनली मनी। उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है, उन्हें वेजेस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो काम कर रहे हैं। In the grave situation of the unemployment where people are ready to work in coercive situation as well as it become the duty of the government to ensure the safety of its citizen. अब ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि यूएसए से कंपनी आई, इंडिया में स्टैब्लिश हो गई, इंडिया में उनको चीप लेबर मिल जाती है बिकॉज देयर इज अनएम्प्लॉयड पर्सन, देयर आर मोर एंड मोर अनएम्प्लॉयड पर्सन हियर, एंड सो द पीपल आर ready to work in all type of situations. Sometimes they may be hazardous, sometimes they may be hazardous. तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट हैज टू टेक या टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द सिटीजन। गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो इस आधार पे प्रॉपर सेफ्टी लॉज बनाए जाने चाहिए ताकि ताकि उनको पीपल को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम द डैमेज एंड फ्रॉम द you can say dangerous incident which was held in भोपाल, जैसे कि भोपाल में हुई थी, उसके लिए प्रॉपर स्टेप उठाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो करना है एनफोर्समेंट ऑफ द सेफ्टी लॉज, बट वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ